वाले सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व, परम अनुकरणीय, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस समता संवाद जो कार्यक्रम का जो आयोजन हमारे साथियों ने किया है, मैं सबसे पहले इस जो आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कोई मान्यता प्राप्त आदमी नहीं हूँ, कोई कहीं का सफल आदमी नहीं हूँ, केवल एक संघर्षशील आदमी हूँ। एक संघर्ष, क्योंकि ये संघर्ष भी मैंने बाबा साहब से ही सीखा। जब 93-94 के दौरान जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं 11वीं 12वीं की पढ़ाई के दौरान मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब पढ़ा, वो मेरे जीवन का एक नए युग में प्रवेश करने की तरह था। उस समय से पहले का मेरा जीवन अलग था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये जीवन है क्या, इसमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा तो उसके बाद मुझे एक नई दिशा मिली। तो उसके बाद से मैंने अपना ये तय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को केवल एक जो अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किसी तरीके से हो जाए, इतना इंतजाम करके बाकी जो भी अपना मेरे पास जो भी टाइम, टैलेंट और ट्रेजर होगा, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई सफल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई कहीं पर अच्छा किसी पद वद में नहीं हूँ, एक साधारण सा एडवोकेट हूँ, वो भी कभी कभार जा पाता हूँ कोर्ट में। लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा ये सम्मान दिया, यहाँ पर अवसर दिया बोलने का। अब बोलने का अवसर दिया, लेकिन ऐसे विषय पर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, उस पर ये 10-15 मिनट में बोल पाना संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ सबसे बड़ी आज तक नाइंसाफी यही हुई है कि 75 सालों में जो इस देश का संविधान लागू हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खूब गुणगान हुआ है, उनकी बातें खूब हुई हैं, लेकिन उनको ना तो उस ढंग से पढ़ा गया है और ना ही उनकी बातों पर अमल हुआ है। बाबा साहब की आज जय जयकार बहुत हो रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह कर भी गए, कहीं तुम मेरे नाम की जय जयकार करने में मत रह जाना, अगर हो सके तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा जीवन, अपने जीवन का एक एक पल कि कैसा नया भारत होगा। वो आजादी का समय आ रहा था कि भाई अंग्रेजों से हटाना है भारत, हम अपने हाथ में लेंगे, कैसा भारत बनेगा, हर कोई अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहीं पर यह सवाल रखा कि आप लोग को तो सिर्फ राजनीतिक आजादी की जल्द ही पड़ी है, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं इस देश में। इस देश में जो गुलामों के भी गुलाम हैं, उनका इस आजादी में क्या होगा? आप ये जो नया भारत बना रहे हैं, जो सदियों से जो शोषित, वंचित, जिनके पास न शिक्षा है, न पैसा है, न कोई अधिकार है, जानवरों को यहाँ पर अधिकार है, लेकिन उनको जानवरों के बराबर भी जिनको अधिकार नहीं दिया गया यहाँ की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था ने, उनका ये भारत में क्या स्थान होगा? ये सवाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े किए। अगर उनका कोई स्थान होना है तब तो मेरे लिए इस आज़ादी के कोई मायने हैं, नहीं तो ये आज़ादी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ उनका सत्ता हस्तांतरण करके आप अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन जो समाज के दबे कुचले तबके हैं, जिनको सदियों से सताया गया है, पिछाड़ा गया है, जिनके हक हकूक मारे गए हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिलना है तो ऐसे भारत का क्या करना है? तो उनकी बात को फिर अंत में सभी को स्वीकार करना पड़ा और तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो संविधान के जो निर्माण की जिम्मेदारी, क्योंकि जितने शिक्षाविद, जितने विद्वान, जितने डिग्रियों के धारक, जितने पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी तुलना में पूरे एशिया महाद्वीप के एकमात्र विद्वान और दुनिया के 6 विद्वानों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की गिनती है। कोई नहीं था, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई। सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था, विश्व की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन उन्होंने किया था, तो उनसे बेहतर कोई संविधान नहीं बना सकता था। इसलिए ये जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिली। अब ये कौन व्यक्ति जिसको संविधान की जिम्मेदारी मिली, अगर आप उसके बचपन में चले जाएं, आज से सिर्फ 125 साल पहले,
हम अभी 2024 में जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1991 में हुआ था। मुश्किल से 124-25 साल पहले का जो बालक था, ये बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। आज इनको खुली हवा में सांस लेने को मिल रहा है। हालांकि आज भी बहुत विसंगतियां हैं, अभी भी कई स्कूलों में अलग अलग बैठा के खाना खिलाया जाता है, ऐसी शिकायतें समय समय पर आती रहती हैं, अभी भी है, लेकिन वो कुछ हद तक दूर हुआ है। लेकिन फिर भी आज बच्चों को काफ़ी कुछ एक नया खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 125 साल पहले स्कूल जाते थे, उनको स्कूल के क्लासरूम में एंट्री नहीं थी। क्लास के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर बैठ नहीं सकते थे, बाहर जहाँ पे अन्य बच्चों के जूते चप्पल रखे होते थे, वहां पर बैठकर डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई की। ये था हमारा भारत, ये थी हमारी सामाजिक व्यवस्था 125 साल पहले। और जब दिन में पानी की प्यास लगती थी तो वो बच्चा अपने हाथ से पानी लेकर नहीं पी सकता था। ये था हमारा भारत। लेकिन उस बच्चे ने जिसको क्लासरूम के अंदर एंट्री नहीं मिली, जिसको पीने प्यास लगने पर पानी पीने को नहीं मिला, उस बच्चे ने अपने इस जीवन में इतना मेहनत करी कि आज वो पूरी दुनिया के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए। और आज हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर सभी समाज के लोग बैठे हुए, आज उनकी जो विद्वता का आज हम लोग लोहा मान रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि आज इस देश को कुछ एक ऐसी ताकतें दूसरे ओर धकेलने का प्रयास कर रही, फिर से वो संकीर्ण भारत बनाने की कोशिश हो रही है, जो मुट्ठी भर लोगों का भारत होगा, जिसमें मुट्ठी भर लोगों की समृद्धि होगी, जिसमें मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व होगा। फिर से भारत को वहां धकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे में समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो न्यायवादी हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के समर्थक लोग हैं, उन्हें चिंता हो रही है कि क्या होगा अगर फिर से हम वही भारत बन गया। क्या हम फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ेंगे? क्या फिर से हम वही आपस में जातियों में लड़ने वाले लोग बन जाएंगे, आपस में ही वर्णों में लड़ने वाले लोग बन जाएंगे, और फिर कोई हमारी आपस के लड़ने की कमजोरी का फायदा उठा के फिर कोई विदेशी यहाँ कब्जा जमाएगा? ये चिंता आज बुद्धिजीवियों को होने लगी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ऐसा दस्तावेज दे गए थे, आज उसको ध्वस्त करने की, उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो कैसे हम सब लोग मिलकर उस भारत का निर्माण करें? तो इस कोशिश के लिए, इस पहल के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा प्रयास है। हमें इस चीज को निष्पक्ष ढंग से स्वीकारना भी चाहिए। आज भी कई चीजें हैं अभी जो हम सफल नहीं हो पा रहे। मैं कह रहा हूं कि कहा जाता है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। ये जो बच्चे हैं, अगर इनको तराशा नहीं जाएगा, अगर इनको अवसर नहीं मिलेगा, ये बच्चे क्या कर पाएंगे? ये अवसर कौन देगा? ये अवसर हमको देने पड़ेंगे। यह अवसर हमारा संविधान देता है। आज से मेरे दादा अनपढ़ थे, मेरे दादा अंगूठा छाप थे, मेरे पिताजी ने 4 दर्जा पढ़ा, कुछ लखनऊ जाके 8वीं पढ़ लिया, 10वीं पढ़ लिया, किसी तरीके से क्लर्क बन गए। मैं आज MA, PhD, LLB, ये किसकी देन है? ये अगर भारत का संविधान न होता तो मैं भी अपने दादा की तरह अनपढ़ बैठा होता, मैं भी कहीं गांव में बैठा होता। ये संविधान ने मुझे दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे दिया, तो तब मुझे आज मौका मिल रहा है आपके बीच में ये बोलने का, ये अवसर मिला। अगर ये अवसर न मिलता आप मुझे कहाँ सुनते, मैं आप लोगों से कहाँ मिल पाता? तो इतनी बड़ी चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको देकर गए, तो इस धरोहर को हमें संभालना है। साथियों, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो इतना लिख गए, उनके 22 वॉल्यूम को मैं मुश्किल से अभी 2-4 वॉल्यूम भी नहीं पढ़ पाया। उनकी लिखी किताबें हैं, बुद्ध और उनका धम्म उन्होंने लिखी, बुद्ध एंड हिज धम्म, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। जब तक जातियां समाप्त नहीं होंगी तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। हम अपनी अपनी जातियों में जब तक गर्व करते रहेंगे, हम भारत का निर्माण नहीं कर सकते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फाइंडिंग थी। वो कहते थे ये जातियां समाप्त हमें करनी पड़ेगी अगर हमें भारत को बनाना है। हम अगर जातियों को भी बनाए रखना चाहें, मैं अपना जातीय वर्चस्व भी बनाए रखूं, जाति श्रेष्ठता को भी कायम करके रखना चाहूं, और मैं फिर न्याय की भी बात करूं, तो ये 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आज देश में लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, एक तथागत बुद्ध आए।